हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है इस नेक्स्ट लेक्चर में जिसके अंदर हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सर्फेस। ठीक है, तो हमने इस चैप्टर के ऑलरेडी 5 लेक्चर कवर कर चुके हैं और ये हमारा 6th लेक्चर है। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं और आपको कोई डाउट है इस चैप्टर में, ठीक है, तो हम जा सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, डेट इज इक्विपोटेंशियल सर्फेस। तो जैसे कि आपको देख के पता लग रहा है कि टॉपिक का नाम है इक्वी। इक्वी का मतलब है इक्वल, और पोटेंशियल जो हमने अभी तक जो पढ़ते हैं यार, इस पूरे चैप्टर में पोटेंशियल का पढ़ाया ही क्या है, पोटेंशियल ही पढ़ा है। तो ऐसे सरफेस जिनके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू सेम हो एक दूसरे साथ, उसे बोलते हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए मैं इस हाथ को, जो मेरा हैंड ना, इसको लेता हूं, इसके इस सरफेस को लेता हूं, तो इस सरफेस के ऊपर अगर मैं हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल रहा हूं, ठीक है, और वो पोटेंशियल की वैल्यू सब जगह सेम है, ठीक है, तो मेरा ये होगा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लीजिए 20 वोल्ट, तो हर एक पॉइंट पर अगर 20 वोल्ट का पोटेंशियल आ रहा है तो ये होगा मेरा एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे मान लीजिए कि ये हाथ है, इसके हर एक पॉइंट पे पोटेंशियल जो है मान लीजिए 30 वोल्ट आ रहा है, तो ये क्या है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये तो एग्जांपल था, ठीक है, असली में भी हम और डिटेल में जाने वाले हैं। तो ये जो पूरा हम जो आज का लेक्चर होगा ना, ये बहुत छोटा होगा क्योंकि ये बिल्कुल थियोरेटिकल है, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। 1-2 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो भी क्वेश्चन होते हैं जो मैं पढ़ाऊंगा ना आपको, उसी में से आएंगे, कुछ बाहर से नहीं आने वाले। ठीक है, तो बस सुनते जाइए, आपका काम जल्दी हो जाएगा। सुनते नहीं जाना, इसके बाद आपको नोट्स भी बनाने इसके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब डेफिनेशन चलते हैं, फॉर्मल टाइप डेफिनेशन क्या है। अ सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल, एक मिनट रुकिए। अ सरफेस इज सेड टू बी इक्विपोटेंशियल सरफेस इफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट ऑन इट्स सरफेस इज इक्वल। तो बिल्कुल सेम बात है जो मैंने बताया वही है। तो अब हम कुछ कॉन्फ़िगरेशंस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस देखते हैं क्या होता है। पेपर में यही क्वेश्चन आते हैं कि इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए, इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाइए। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, मैं आपको एक एग्जांपल से बताना स्टार्ट करता हूं। मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है ये, ठीक है, ये कोई पॉइंट चार्ज है। तो आपको पता है किसी भी पॉइंट चार्ज Q के लिए अगर किसी भी r डिस्टेंस पर हमें पोटेंशियल निकालना हो, ठीक है, तो V का फॉर्मूला क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R। ये हम बहुत बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। अब ध्यान से देखिए, इस Q के लिए तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे ना जो इसके r डिस्टेंस की दूरी पे होंगे, ठीक है, और 3D में ये एक स्पेयर बन जाएगा। समझ रहे हो, मतलब कि r डिस्टेंस की दूरी पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे जिनका पोटेंशियल KQ/R के इक्वल ही होगा। तो ये हमारे लिए एक हो जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये जो स्पेयर बना। वैसे ही इस चार्ज के अराउंड बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स होंगे। क्या होंगे, बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक स्पेयर्स होंगे, और वो ही सारे क्या होंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इनफाइनाइट होंगे। तो जैसे पहले बोल रखा है इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज के लिए, नेगेटिव चार्ज के लिए है, बट कोई डिफरेंस नहीं है। देखो पहले क्या करना है आपको, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बना लेनी है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और ये जो आपको सर्कल्स दिख रहे हैं ना कॉन्सेंट्रिक, ये है आपकी इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, इस सबके ऊपर सेम वैल्यू नहीं होगी इक्विपोटेंशियल की। इस वाले स्पेयर के ऊपर सारे पॉइंट्स पे कुछ वैल्यू होगी जो सेम होगी, इस पे अलग होगी, इस पे अलग होगी, सब पे अलग अलग होगी, पर एक स्पेयर पे के सारे पॉइंट्स पे सेम होगी। ठीक है, तो जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से समझते जाइए। चलिए मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, इसी में ले लीजिए, एक ये वाला है स्पेयर और एक ये वाला स्पेयर है, 2 स्पेयर है। एक क्यू चार्ज के पास है और एक क्यू चार्ज से दूर है, ठीक है, रिलेटिवली बोला जाए तो बताइए कि किस पे पोटेंशियल ज्यादा हो, किस पे पोटेंशियल कम होगा। तो आपको पता है Q तो दोनों सरफेस के लिए Q तो सेम ही है, तो पोटेंशियल जो है वो R के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो सरफेस ज्यादा दूर होगा उसका पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो इस दूर वाले के लिए पोटेंशियल कम और पास वाले के ज्यादा। और हमने पहले पढ़ भी रखा है, जैसे जैसे चार से दूर जाते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। सही बात समझ, तो वही चीज है। तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज के लिए बना रखा और नेगेटिव चार्ज के लिए। तो क्वेश्चन में आपसे किसी के लिए भी पूछे सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए,
तो आप इन दोनों में से कोई भी बना सकते हो। स्पेसिफिक बोला गया तो आप पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव बनाइए और नेगेटिव के लिए नेगेटिव बनाइए। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है। ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो द सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज को हम क्या बोलते हैं? डायपोल, जो हमने चैप्टर में वन में अच्छे से पढ़ रखा है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसमें क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है नेगेटिव है। मैं थोड़ा जूम कर देखता हूं कि जूम हो जाएगा। हाँ जी, जूम हो जाएगा। वापस कर लेते हैं, ध्यान ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये है आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है नेगेटिव चार्ज। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो हमने चैप्टर में पढ़ी रखी थी, तो ध्यान से देखोगे ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपको पता ही होगी कैसे बन रही है। बस उनके अराउंड क्या करना है आपको, सर्कल्स बना दीजिए। पर ध्यान रखिए, यहाँ पे जो सर्कल्स होंगे वो कॉन्सेंट्रिक टाइप के नहीं होंगे जैसे पहले थे। यहाँ पे देखिए, या यूनिफॉर्म दिख रहे हैं ना, यूनिफॉर्म, सबकी दूरी एक दूसरे सेम है। पर यहाँ सबकी दूरी एक दूसरे सेम नहीं होगी। देखिए, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा होंगी ना, वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ज्यादा पास पास होंगे। तो ध्यान से देखोगे तो इस जगह पर या इस जगह पर ध्यान से देखोगे ना आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास होंगी, और वहां पे इक्विपोटेंशियल सरफेस भी पास पास होंगे। इसे जो सर्कल्स बना रखे हैं ना, डॉटेड सर्कल्स, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और ये यहां पर थोड़े पास बना रखे हैं और इधर दूर बना रखे हैं। वैसे यहां पे पास बना रखे हैं और इधर दूर बना रखे हैं। तो पेपर में भी आपको ऐसी गलती नहीं करके आनी है कि बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सिमेट्रिक बना लिए। ठीक है, आपको इस तरीके के बना के आने हैं, तभी आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, और आपसे अगर बोल दिया ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज मतलब मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज का एग्जांपल ले लिया, या फिर नेगेटिव का भी ले लो, चाहे किसी का भी ले लो। ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, उसमें बीच में जो होगा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड धीरे धीरे कम होता रहता है और इधर ज्यादा होता है। तो हमने क्या किया, इधर जो सर्कल्स बना रखे हैं उनको ज्यादा हमने कॉन्टैक्ट कर लिया और इधर वाले में ज्यादा गैप दे दिया। ठीक है, तो देखिए सिंपल थ्योरेटिकल काम है, जैसा जैसा आपको फिगर दिख रही है आपको दिमाग में याद रखनी है। ठीक है, और पेपर में जो बोला जाए उसका बना के आ जाना है। ठीक है, आपसे ये कोई नहीं पूछने वाला कि यहाँ पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, यहाँ पे ऐसा क्यों है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल यही क्वेश्चन आएगा, ड्रॉ द इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड सिमिलर चार्ज, सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लीजिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दिख रहे हैं आपको, पैरेलल विद इक्वल स्पेसिंग। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा वो क्या होगा, ऐसे प्लेन्स होंगे, पैरेलल प्लेन्स होंगे। इन प्लेन्स पे कहीं भी आप पोटेंशियल निकाल लीजिए, सारा सेम आएगा, सारा सेम आएगा, सारा सेम आएगा। ठीक है, तो ये चार थे जो आपको अच्छे से देखने थे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको यहां से पूछूं दोबारा, तो मुझे ये बताइए, मान लीजिए यहां जो पोटेंशियल है, हम रेड का यूज कर लेते हैं, यहां इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो है V1, इस सरफेस पे जो पोटेंशियल है वो है V2, और इस सरफेस पे पोटेंशियल है V3। अब मुझे बताइए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, तो क्या आप V1, V2, V3 तीनों एक दूसरे के इक्वल होंगे या नहीं होंगे, मुझे ये बताइए। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इससे पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल सरफेस यूनिफॉर्म मतलब सब सेम होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसे कोई भी फैक्ट नहीं है। ठीक है, देखो हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जैसे कि आप इसको इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि जो एनर्जी होती है, ठीक है, वो हाई से लो की तरफ जाती है, मानते हो। जैसे पानी है, पानी हमेशा ऊपर से गिराओगे तो खूब नीचे आ जाएगा, हाइट से एकदम लो हाइट पे आ जाएगा, हाई हाइट से लो हाइट पे। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड को पानी मानो, तो वो जो पानी है वो कहाँ जाएगा, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। सेम करंट में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, वो भी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो ध्यान रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है ना, इसका मतलब ये है कि जो V1 होगा वो सबसे ज्यादा होगा, उससे कम V2 होगा, और सबसे कम क्या होगा, V3 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे फिगर बनाने के अलावा ऐसे क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। तो आई होप आपको क्लियर होगी ये बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज भी इंपॉर्टेंट है, कभी कभी क्वेश्चन में लगा मतलब सीधा पूछ लेते हैं कि कोई भी दो प्रॉपर्टीज बताओ या फिर सारी प्रॉपर्टीज बताओ। ठीक है, तो हम जितनी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे उसको ध्यान से याद रखना। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या है, द वर्क डन ऑन डिस्प्लेसिंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर ओवर द इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। जैसे ध्यान से देखिए,
हमको ये फॉर्मूला पता है, डब्ल्यू ए बी अपॉन में क्यू नॉट इक्वल टू वी बी माइनस वी ए। ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला था, हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ रखा है ऑलरेडी। तो अगर मान लीजिए ए और बी पॉइंट दोनों के दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वी बी की वैल्यू होगी वही वी ए की वैल्यू होगी। मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ डिस्प्लेस कर रहे हैं, और वो जो दोनों पॉइंट है ना वो कहां पे लाई कर रहे हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं ये फॉर्मूला लगाऊं तो यहां से जो वर्क डन डब्ल्यू ए बी आएगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो इसका मतलब ये है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस करने के लिए हमें कोई भी वर्क डन नहीं करना पड़ता, वर्क डन जीरो होता है। ठीक है, तो वही पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है। आई होप समझ आ गया होगा। बाई चांस कोई पूछ ले कि इसका प्रूफ बताओ, ठीक है, तो जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बहुत शॉर्ट में, इसी को आप ऐसा लिखिए कि एक पेज में आ जाए। अच्छे से लिखिए कि आप क्या कर रहे हो, फिगर बना दीजिए, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे फिगर बना दीजिए, 2 पॉइंट ले लीजिए ए बी ऐसे ऐसे, ठीक है। जिससे जितने मार्क्स का क्वेश्चन हो आपको उतने अच्छे मार्क्स मिल गए, कोई मार्क्स कट ना हो। ठीक है, सिर्फ ऐसा लिख के आ जाओगे तो शायद वो मार्क्स कट कर ले। ठीक है, तो अच्छे से एक्सप्लेन करके आओगे ना तो अच्छा सा होगा, उतने आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा अपने मार्क्स के अंदर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। देखो ये पॉइंट अगर किसी अच्छे बच्चे ने नोटिस किया होगा ना, तो हमने जो पहले फिगर देखी थी इसके अंदर हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहे थे, उसे उसको कैच कर लिया होगा कि अब जहां भी देखोगे ना, जहां भी देखोगे, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, हर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, इस फिगर में देखोगे ना तो ये जो निकल रही है ऐसे, ये सब परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर है। इसमें तो चलो बना ही नहीं है, ठीक है। इसमें देखो ये जो प्लेन है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, परपेंडिकुलर। तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होती है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर नहीं होगी तो कोई कंपोनेंट बन जाएगा, कंपोनेंट बन जाएगा तो मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रहेगा नहीं, चार्ज मूव कर ले जाएगा। वही सेम बात जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पढ़ी थी, वही सेम बात यहाँ पे आएगी। ठीक है, कोई पूछ ले प्रूफ क्या है, तो आप सिंपल क्या होगा, देखो आपको ये पता है डेल्टा वी बी, अगर आपसे बोले डेल्टा वी इंटीग्रेशन ई डॉट डी आर था, हमने देखा था ई डॉट डी आर क्या होता है, ई डी आर कोस थीटा, समझ रहे हो। अब डेल्टा वी तो जीरो है, वी बी माइनस वी ए, अगर दोनों पॉइंट किसके ऊपर है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो नहीं है और दोनों पॉइंट के बीच में डिस्टेंस भी जीरो नहीं होगा, मतलब अलग पॉइंट लेंगे, तो इसका मतलब क्या है, कोस थीटा जीरो होगा। और कोस थीटा जीरो किस एंगल पे होता है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन और वो जो दो पॉइंट को जोड़ने पे जो लाइन आई है ना वो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर ही होगी ना। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये दोनों दूसरे क्या है, 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर है। तो ये इसका प्रूफ हो गया। क्वेश्चन में आए तो अच्छे से इसको एक्सप्लेन करके लिख देना, आई बात समझ। चलिए आगे देखते हैं। टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट्स ईच अदर। देखो ये है मेन बात, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी सेम बात पड़ी थी। मान लीजिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रखे हैं, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसमें V1 जो है वो 20 वोल्ट का है और ये वाला जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उसमें V2 जो है वो 10 वोल्ट का है। अगर इंटरसेक्ट कर गए तो जिस कौन पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे तो V की वैल्यू 2 हो जाएंगी, 20 भी होगी 10 भी होगी, जो पॉसिबल नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, और वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अब वो जो चीज है ना वो बहुत सिमिलर है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से, तो जिसको वो क्लियर होगी चैप्टर 1 में वो यहाँ पे अच्छे से पढ़ पाएगा उसे। इसलिए कहा जाता है कि जो चैप्टर 1 और चैप्टर 2 है ना वो बहुत एक दूसरे से रिलेटेड है, और वैसे ही चैप्टर 3 और चैप्टर 4 बहुत एक दूसरे से रिलेटेड होगा। वैसे ही चैप्टर 6 और चैप्टर 7 होगा। चैप्टर 5 थोड़ा सा अलग है, ठीक है, वो भी चैप्टर 1 से कोई रिलेट कर जाता है, ठीक है। तो ऐसे सिमिलरिटी चलती रहती है। एक और पॉइंट है, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये हमने ऑलरेडी बता दिया है, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी वहां पे पास पास में इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगे। तो मान लीजिए ये 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे ज्यादा कहां पे होगी,
इस वाले पॉइंट पे E1 सबसे ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो बहुत ज्यादा क्लोज है, फिर E2 और फिर क्या होगा E3। ठीक है, तो आई होप ये बात आपको समझ आ गई होगी। तो ये सब जो बातें थी वो किसके बारे में थी, इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में। जो भी क्वेश्चन आएगा इसी से क्वेश्चन आएगा, बाहर से कोई क्वेश्चन आने वाला है नहीं। ठीक है, मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेस का क्वेश्चन भी करा रखे थे, जिसके ऊपर हमने 4 इक्विपोटेंशियल सरफेस थे, 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेके हमें सब कुछ करना था। तो वो इक्विपोटेंशियल सरफेस से रिलेटेड ही क्वेश्चन था। ठीक है, तो मैंने उसको पहले ऑलरेडी आपको करवा दिया। ठीक है, उसको जरूर जाके देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या हमारे पास क्या है। थोड़ा सा टॉपिक है, एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो जो आपको दिखा रखा है उसको पढ़िए, मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं। हाँ, कोई नया नहीं है, सब पहले पढ़ रखा है, बस एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तो हमको बता रहा हूँ ये पॉइंट्स आपको लिख के आने हैं, सब पता है आपको पहले इस बात। तो आपको पता है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है, एक्चुअली एग्जिस्ट करती है बट दोनों कैंसल आउट हो जाती है। ठीक है, तो मैंने आपको बता रखा है, मान लीजिए ये एक मेटल है, ठीक है, कंडक्टर है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही थी, तो मैंने एक्चुअली में ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, इसके अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है और बाहर चली गई, बट असली में अंदर होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती तो है बट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो चार्जेस के ऊपर क्या लगाती है, फोर्स लगाती है। अब कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगी पॉजिटिव चार्ज में, तो यहां आ जाएंगे, इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे, और नेगेटिव चार्ज में अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो सारे के सारे नेगेटिव चार्जेस इस सरफेस के ऊपर आ जाएंगे। अब एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऑलरेडी थी, बट उसी की वजह से एक और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी, क्योंकि प्लस और नेगेटिव चार्ज दो चार्जेस आ गए हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसे बोलते हैं ईपी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन। तो ये दोनों स्ट्रेंथ में बिल्कुल सेम होती है, डायरेक्शन अपोजिट होती है, तो इनका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, जीरो होता है। तो असली में ये चीज हो रही होती है जिसका रिजल्ट हमें ऐसा दिख रहा होता है कि दोनों को दोनों कैंसिल आउट हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज यहां पर रखी है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा पर पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा, वो कांस्टेंट होगा कंडक्टर के अंदर। ठीक है, और ध्यान से देखोगे ना तो मैंने हर एक फिगर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को ना परपेंडिकुलर फ्लो करवाया है, परपेंडिकुलर टर्मिनेट करना और परपेंडिकुलर ओरिजिनेट करना। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर पे हमेशा परपेंडिकुलर आती है। जल्दी जल्दी पॉइंट्स देख लेते हैं। EFL, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फॉल्स नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, जो मैंने बताया वही चीज है, बता भी थी हमने ये बात। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज ऑलवेज जीरो। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर हमेशा जीरो होगी। सच फिनोमिना इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। हाँ, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर हमें कोई ऐसा एक रीजन बनाना है जो इलेक्ट्रिक फील्ड से एकदम फ्री हो, ठीक है, तो हम बना सकते हैं। तो मान लीजिए हमारे आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा होती ही है, बट हमें कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए ऐसा रीजन चाहिए होते हैं, ऐसी जगह चाहिए होती है जहां पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट ना करता हो। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो भी एक कंडक्टर होता है ना, उस कंडक्टर के अंदर एक कैविटी बना देते हैं। मतलब ये सॉलिड कंडक्टर होगा, इसके अंदर हम छेद कर देंगे, कैविटी बना देंगे। कैविटी मतलब छेद, ठीक है, कैविटी मतलब छेद। ये कंडक्टर को ऐसे कर देंगे, इतना पार्ट निकाल देंगे। तो ये तो अभी भी कंडक्टर है, ये वाला पार्ट तो कंडक्टर है ही, बट इसके बीच में हमने छेद कर दिया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के थ्रू पास नहीं हो सकती, इसका मतलब यह है कि ये इससे ही पास नहीं होगी, तो जो बीच वाला रीजन होगा ना, फ्री फ्रॉम क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और इसी चीज को बोलते हैं, इसी कैविटी को बनाने को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग कर दिया आपने। ठीक है, शील्ड मतलब एकदम कवर कर दिया आपने। ठीक है, ये था इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग का पूरा पूरा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आए भी तो आप क्या लिखोगे, व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग अ रीजन विच इज फ्री फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। तो ये फिगर बना दोगे तो बहुत होगा उसके लिए। अगला पॉइंट है, चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि अगर मान लीजिए कोई कंडक्टर है, उस कंडक्टर को अगर आप चार्ज देते हो, प्लस चार्ज शुरू में आप कहीं भी दे देते हो उसके सरफेस के अंदर, ठीक है, ठीक है, तो बाद में वो सारा चार्ज, ठीक है, बाद में वो सारा चार्ज कहां आ जाएगा, अपना आप ही इसके सरफेस पे लाई कर जाएगा, इसके सरफेस पे आ जाएगा।
ठीक है, ये हमने सारा चैप्टर में पढ़ रखा है, बस मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता रहा हूँ। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थ्रू आउट द कंडक्टर इज कॉन्स्टेंट एंड इक्वल टू द पोटेंशियल ऑन इट्स सरफेस। ये तो हमने पढ़ ही रखा है, जब हमने कहा था ना एक स्फेरिकल शेल के सरफेस के ऊपर कितना पोटेंशियल होता है, के क्यू बाई कैपिटल आर, और अंदर भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है, और किसके इक्वल होता है, सरफेस वाले के इक्वल होता है। तो वही पॉइंट यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है। और ये हमने फिगर में यहाँ पे दिखा भी रखा है कि वी इन जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज का लेक्चर यहीं तक, बहुत छोटा लेक्चर था। आई होप आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अच्छे से नोट्स बनाइए, अच्छे से करिए, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।